हेलो दोस्तों, फिजिक्स की दुनिया चैनल पर आपका स्वागत है। हम क्लास 12 का चैप्टर नंबर 8 पढ़ रहे हैं, जिसका नाम है विद्युत चुंबकीय प्रेरण। और आज का हेडिंग है हमारा एक असमान चुंबकीय क्षेत्र में नियत वेग से गति के कारण आयताकार लूप में उत्पन्न प्रेरित विद्युत वाहक पर। ध्यान से देखें, असमान चुंबकीय क्षेत्र है। यहाँ चुंबकीय क्षेत्र थोड़ा दूर दूर कर दो। चलो, ई डॉट का मतलब क्या होता है? चुंबकीय क्षेत्र कागज के तल के लंबवत किधर की ओर होगा? बाहर की ओर। और यहाँ पे पास पास कर रहे हैं चुंबकीय क्षेत्र। यह असमान हो गया, इधर पास पास है बल्ले मतलब, और इधर दूर है। असमान चुंबकीय क्षेत्र है। ये चुंबकीय क्षेत्र V1 मान ले रहे हैं, इधर का चुंबकीय क्षेत्र V2 है, और इसमें एक आयताकार लूप है। कैसा लूप है? आयताकार। तो एक आयत बना ले रहे हैं। ये लूप हो गया, ठीक है। ये आयताकार लूप है, इसका नाम है PQRS। डाल दो या ABCD डाल दो। PQRS ही डाल दो, PQRS ये आयताकार लूप है। इसकी जो लंबाई है वो L है। इसकी लंबाई कितनी कह रहे हैं? L लंबाई इसकी है, और जो चौड़ाई है इसकी वो B है। चौड़ाई कितनी है? B। ये लूप की जो भुजा PS है, ध्यान सुना, भुजा PS तथा भुजा कौन सी? RQ, या PS लिखा तो QS लिखा। भुजा PS और QS, QR सॉरी, PS और QR ये चुंबकीय क्षेत्र के लंबवत है। किसके लंबवत है? चुंबकीय क्षेत्र के लंबवत है। लंबवत है कौन सी भुजा? एक ये भुजा और ये भुजा, दोनों चुंबकीय क्षेत्र के लंबवत है। इसको हम B वेग से चला रहे हैं। चुंबकीय क्षेत्र में कितने वेग से चला रहे हैं? B वेग से चला रहे हैं। तो जब ये B वेग से चला रहा है तो मान ले रहे हैं कि कोई स्थिति ऐसी आती है, मतलब इधर से ये लूप यहां से हट करके यहां पहुंच गया, मतलब PS जो सिरा है वो यहां से हटके कहां पहुंच गया? जब चला रहे हैं तो यहां पहुंच गया किसी समय। DT समय में हम ये कह दे रहे हैं, DT समय में P सिरा कहां पहुंचा? P डैश पे, और S सिरा कहां पहुंचा? S डैश पे। तो इसी आधार पे Q सिरा कहां पहुंचा होगा? Q डैश पे। और R सिरा कहां पहुंचा होगा? R डैश पे, ठीक है। तो ये आपका ये नई स्थिति है इसकी। ये इसकी कौन सी स्थिति हो गई? नई स्थिति। अच्छा, तो यहां से लेके यहां तक इसने दूरी तय कितनी तय करी है? S से लेके S डैश तक दूरी कितनी तय करी है लूप ने? कितने समय में तय करी है? DT समय में। DT समय में तय करी है। तो चाल बराबर होता है दूरी बटा समय। क्या होता है? दूरी बटा, या फिर हम कह सकते हैं कि वेग बराबर होता है विस्थापन बटे समय। क्या होता है? विस्थापन बटे समय। वेग D है, विस्थापन हम DS कह दे रहे हैं, और समय कितना है? DT। तो हम कह DT समय में कितनी दूरी तय करी, तो DT से गुणा कर दो, तो VDT बराबर क्या आ जाएगा? DS। तो DS विस्थापन कहो या दूरी कहो, बात एक ही है। तो दूरी कितनी है? VDT। DT समय में दूरी कितनी तय करी? VDT। ये तो दूरी आ गई। अरे ये दूरी किसका मान बना? इसका दूरी का मान VDT के बराबर है। तो ये जो दूरी आई, ये वाली ये वाली ये वाली ये वाली यहां तक, ये आ गई D इंटू DT। DT दूरी तय करेगी। अच्छा, तो यहां से जब ये इधर से इधर को जा रहा है तो क्या होगा? इस चुंबकीय क्षेत्र से क्षेत्रफल घट रहा है। किसका? इस लूप का। अरे जब इधर से इधर तेजी से गति कर रही है तो इस चुंबकीय क्षेत्र में जो इसका क्षेत्रफल है वो घट रहा है। इसका मतलब क्षेत्रफल में कमी आ रही है। तो कितनी कमी आएगी? क्षेत्रफल में कमी कितनी आएगी? क्षेत्रफल कितने कम होगा यहाँ पे? तो हम A1 कह दें इसे, तो A1 बराबर क्या होगा?
A1 का फार्मूला क्या होता है? लंबाई गुणा चौड़ाई। क्षेत्रफल का फार्मूला क्या होता है? ये तो होता है। लंबाई कितनी है? ये जो दूरी है ये लंबाई है, तो डी डी टी दूरी लंबाई हो गई। अरे बोलो ना, ये क्या हुई? लंबाई। और चौड़ाई कितनी है? चौड़ाई ये एल हो गई गुणा एल। तो A1 कितना आ जाएगा? बी डी टी इंटू एल, यही आएगा। अब जब इधर से ये गति कर रहा है, इधर की ओर जब चल रहा है, तो इसका मतलब इसके इस वाले चुंबकीय क्षेत्र में फ्लक्स में कमी आ रही है और इधर फ्लक्स में वृद्धि हो रही है। तो कमी कितनी आएगी बताओ? फ्लक्स में कमी, फ्लक्स में कमी कितनी आएगी? कमी, या ए ही कह दो, इससे कोई दिक्कत नहीं है, ए ही कह दो। ए बराबर बी डी टी एल। तो फ्लक्स में कमी कितनी आएगी? फ्लक्स में कमी आएगी फाई वन, जिसका मान होगा बी ए कॉस थीटा। क्या आएगा? बी ए कॉस थीटा। देखो बी कितना है? बी वन है, ए तो यही है, और कॉस थीटा, थीटा जो है कितना लिया है हमने? अरे लंबवत है तो थीटा 0 है। तो फाई वन की वैल्यू कितनी आ जाएगी? बी वन ए कॉस 0। तो फाई वन बराबर आ जाएगा, बी वन कितना है? बी वन है, ये बताओ डी डी टी इंटू एल। तो कितना दिया आया? चुंबकीय फ्लक्स। ठीक है, आगे सुनो। देखिए क्षेत्रफल सदिश जो होता है इसका लंबवत होगा। देखिए चुंबकीय क्षेत्र बाहर को, तो क्षेत्रफल सदिश भी बाहर को होगा, इसलिए थीटा क्या आया? 0। बी और ए के बीच का कोण 0 होगा। आगे सुनो, इतनी कमी आई जब ये इससे B2 चुंबकीय क्षेत्र में पहुंचेगा, तो इसके फ्लक्स में कितनी होगी? क्या होगी? वृद्धि। B2 चुंबकीय क्षेत्र में पहुंचेगा तो फ्लक्स में वृद्धि होगी। तो वृद्धि कितनी होगी? फाई टू बराबर B2। अरे क्षेत्रफल जितना इधर कम हुआ उतना इधर बढ़ गया होगा, जितना इधर कम हुआ उतना इधर बढ़ गया। तो B2A और cos 0। तो पाई टू बराबर B2, ए का मान यहां भी लगा दो। क्या ए का मान? बी डी टी इंटू एल। कॉस 0 1 हो गया, ये फाई टू हो गया। अब हम कहें कि फ्लक्स में कितना नेट परिवर्तन हुआ, तो परिवर्तन कितना होगा? फाई टू में से घटा दो फाई वन। तो फाई टू कितना है? ये है बी टू बी डी टी एल माइनस ये घटा दो बी वन बी डी टी एल। कॉमन कितना है? डी फाई कह दो इसे, ठीक है, डी टी डी फाई। तो डी फाई बराबर आया, कॉमन कितना है? डी टी कॉमन है, एल कॉमन है और बी कॉमन है। तो क्या आया? सीधे सीधे बी टू माइनस बी वन, और यहां से कॉमन हो गया बी डी टी इंटू, यही तो कॉमन हुआ। अरे हुआ नहीं? डी टी को इसके बटे में ले लो, तो डी फाई बटे डी टी कितना आएगा? तो ये आ जाएगा बी टू माइनस बी वन बी इंटू एल। अच्छा, फैराडे का दूसरा नियम क्या कहता है? ई बराबर कहता है माइनस लिखो हमें डी फाई बटे डी टी, ये तो कहता है एन फेरों की संख्या इसमें एक है, मान ली तो इसको एन नहीं होगा, तो ई बराबर डी फाई बटे डी टी। ये फैराडे पहला नियम है। डी फाई बटे डी टी का ये वाला मान यहाँ लगा दो, तो क्या आ जाएगा? बी टू माइनस बी वन बी इंटू एल, माइनस से अंदर गुणा कर दो, तो ई बराबर क्या आ जाएगा? बी वन पहले आ जाएगा, प्लस का हो जाएगा, ये माइनस का, इसे बाद में बी इंटू, यही विद्युत वाहक बल का फार्मूला। समझ में आया? बताइए। माना एक आयताकार लूप PQRS असमान चुंबकीय क्षेत्र B1 तथा B2 में रखा है। ठीक है, B1 तथा B2 में रखा है। इसकी लंबाई L है, इसकी लंबाई L तथा चौड़ाई कितनी है? चौड़ाई दी। ठीक,
इस लूप को b वेग से चलाया जा रहा है। कितने वेग से चलाया जा रहा है? b वेग से चलाया जा रहा है इस लूप को। तो dt समय में तय की गई दूरी कितनी होगी? dt समय में तय की गई दूरी तो कितनी हो जाएगी? v इंटू dt। समझ में आया कहां से आएगी? dt समय में तय की गई दूरी होगी v dt हो गई। तो तब B1 चुंबकीय क्षेत्र में B1 तथा B2 चुंबकीय क्षेत्र में क्षेत्रफल में परिवर्तन, लूप के क्षेत्रफल में परिवर्तन, लूप के क्षेत्रफल में परिवर्तन कितना होगा? देखो क्षेत्रफल होगा लंबाई गुणा चौड़ाई होता है क्षेत्रफल, या ऐसे छोड़ो, इसमें पूरी बात लिखो। dt समय में B1 चुंबकीय क्षेत्र में लूप के क्षेत्रफल में कमी आती है, तथा B2 चुंबकीय क्षेत्र में लूप के क्षेत्रफल में इतनी ही वृद्धि होती है। जितनी इधर से कम होगा उतना ही उधर को बढ़ जाएगा। क्षेत्रफल में उतनी ही वृद्धि होती है। तो ये क्षेत्रफल कितना होगा? कमी और वृद्धि वाला क्षेत्रफल है वो कितना होगा? तो वो क्षेत्रफल होगा A बराबर, क्षेत्रफल होता है लंबाई गुणा चौड़ाई। तो यहाँ पे जो लंबाई होगी वो ये कहलाएगी दूरी, यानी b dt, और चौड़ाई है वो हो जाएगी l। सही है इतना। अब ध्यान से देखते हैं, B1 चुंबकीय क्षेत्र में क्षेत्रफल घट रहा है, जिससे फ्लक्स में कमी आएगी, क्या आएगी? कमी आएगी। तो ये कमी कितनी होगी? तो ये कमी हो जाएगी φ1 बराबर B1A और cos 0। B1 का मान B1 ही है और A1 का मान लगा दो ये V dt L, cos 0 1 होता है, इसे 1 हो गई समीकरण। B2 चुंबकीय क्षेत्र में लूप का क्षेत्रफल बढ़ रहा है, क्षेत्रफल क्या हो रहा है? बढ़ रहा है, जिससे फ्लक्स में क्या होगी? फ्लक्स में बोलो वृद्धि होगी। तो ये वृद्धि कितनी होगी? φ2 देख लो इसे। तो ये हो जाएगा V2A cos 0। तो φ2 बराबर B2 A का मान यही लगा दो V dt इंटू L। चुंबकीय फ्लक्स में नेट परिवर्तन,
चुंबकीय फ्लक्स में परिवर्तन कितना हो जाएगा डी फाई, तो ये हो जाएगा फाई टू माइनस फाई वन, तो डी फाई इज इक्वल टू हो जाएगा फाई टू कितना है, फाई टू ए बी टू बी डी ए डी टी एल, बी टू बी डी टी इंटू एल माइनस फाई वन घटा दो ये वाला बी वन बी डी टी एल, बी वन बी डी टी इंटू एल, कॉमन ले लो, कॉमन देखो यहाँ पे बी डी टी एल कॉमन हो जाएगा तो यहाँ पे आएगा मान बी टू माइनस बी वन और ये वैल्यू आ जाएगी बी डी टी इंटू एल, डी फाइव बटे डी टी निकाल लो, डी फाइव बटे डी टी कर लो तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, यहाँ पे जो वैल्यू आएगी वो आएगी बी टू माइनस बी वन और बी इंटू एल। फैराडे के नियम से विद्युत वाहक बल का फार्मूला क्या होता है, विद्युत वाहक बल लिख देना फैराडे के नियम से, फैराडे के नियम से विद्युत वाहक बल E बराबर होता है माइनस डी फाइव बटे डी टी। इसके बाद यहां से लिख दे रहे हैं E बराबर माइनस डी फाइव बटे डी टी की ये वाली वैल्यू जो है वो यहां लगा दो, तो यहां पे लिखे हैं यहां को लिखो, ठीक है, ज्यादा स्पेस हो जाएगा, E बराबर हो जाएगा माइनस ये वाली वैल्यू यहां लिख लो तो आ जाएगा बी टू माइनस बी वन बी इंटू एल, माइनस से अंदर गुणा कर दो तो E बराबर आएगा हमारा E बराबर बी वन माइनस बी टू और V इंटू एल, ठीक है, बी वन प्लस का हो जाएगा पहले लिख लो, इतने वोल्ट का विद्युत वाहक बल उत्पन्न होगा। तो यहां पे देखो प्रेरित विद्युत वाहक बल ये हो गया, प्रेरित विद्युत वाहक बल ये हो गया E बराबर बी वन माइनस बी टू और B इंटू एल, इतने वोल्ट। तो प्रेरित धारा क्या होती है, प्रेरित धारा यदि कुंडली का, यदि लूप का प्रतिरोध कितना है R है, लूप का प्रतिरोध R है, तो ओम का नियम कहता है B बराबर आई आर, तो B की जगह आया E I इंटू R, ठीक है, तो हमें क्या चाहिए धारा, तो I बराबर हो जाएगा E बटे R, I बराबर E बोलो, E का मान हो गया बी वन माइनस बी टू बी इंटू एल बटे आर, इतने एम्पियर की धारा होगी। स्वप्रेरण, स्वप्रेरण किसे कहते हैं जरा ध्यान से देखो, देखो ये कोई कुंडली है और यहां पे हम एक धारा नियंत्रक लगा दे रहे हैं, ये कुंजी के लगा दो, कुंजी इधर लगा दी, चलो यहां पे अब एक बैटरी लगा दो, और यहां कुंजी के लगा, छोटा माइनस होता है इसका, बड़ा प्लस, विद्युत धारा किधर को बहेगी इसमें, इस साइड से, ठीक है, ये धारा आई बहती है इसमें, ऐसे करके जब धारा जाएगी तो इस तरीके से, सही है, तो धारा इस प्रकार से बहती है, बाहर परिपथ में प्लस से माइनस की और अंदर आंतरिक में सेल के अंदर माइनस से प्लस, तो इस तरीके से धारा प्रवाहित होगी, होगी, अरे बोलो ना, ठीक है, ऐसे करके
इस तरीके से धारा इसमें प्रवाहित हो रही है। अब हम क्या करें, इसमें प्रवाहित धारा के मान को या तो बढ़ाएं या फिर घटाएं, यानी धारा के मान में परिवर्तन करें। अगर हम इसको इधर को लेंगे तो ये धारा का मान बढ़ेगा क्योंकि प्रतिरोध घटेगा, धारा नियंत्रक है ना, तो इधर को लेंगे इसे तो प्रतिरोध कम होगा तो धारा का मान बढ़ेगा, और इस तीर को अगर हम छोटा जितना करेंगे धारा का मान घटेगा। सही है, इस तीर को छोटा करेंगे धारा का मान घटेगा, और इस तीर को यहां से बढ़ाएंगे इधर को तो धारा का मान बढ़ेगा। तो धारा का मान अभी बढ़ रहा है, धारा का मान क्या हो रहा है, बढ़ रहा है। तो जब धारा का मान बढ़ेगा या धारा का मान कम होगा तब इस कुंडली के सिरों के बीच एक विद्युत वाहक बल उत्पन्न हो जाएगा, प्रेरित विद्युत वाहक बल उत्पन्न हो जाएगा, जिसके कारण एक प्रेरित धारा बहने लगेगी जो इसके धारा के मान में बढ़ने का या फिर घटने का विरोध करेगी। तो इधर प्रेरित विद्युत धारा किधर को बहेगी, इसमें इधर की, तो ये प्रेरित विद्युत धारा बहने लगेगी इधर की विद्युत धारा, जो मुख्य धारा के क्या होगी, बिल्कुल विपरीत दिशा, धारा के बढ़ने का विरोध कर रही है। समझ गया, आया समझ में ये। अब इसके बाद देखें, अगर हम वही धारा नियंत्रक है ये, और इस बार हम क्या कर रहे हैं, धारा को घटा रहे हैं, कुंजी के हो गई, धारा को घटा रहे हैं। तो जब धारा घटाएंगे तो धारा अभी भी इधर को बहेगी, मुख्य धारा तो इस तरीके से, तो इस बार अब धारा जो प्रत्यावर्ती धारा होगी उसकी डायरेक्शन इधर को होगी जिधर मुख्य धारा की होगी, प्रेरित धारा की दिशा, प्रेरित विद्युत धारा। तो यहां पर प्रेरित धारा की दिशा क्या कर रही है, प्रेरित विद्युत धारा, ये धारा नियंत्रक आ रहा है, इसे कहते हैं धारा नियंत्रक, कुंजी है ये, और ये बैटरी है आपकी। यहां धारा घटा रहे हैं, धारा का मान घटा रहे हैं। तो जब धारा का मान बढ़ाएं तब भी प्रेरित धारा उत्पन्न हो रही है, जब घटा रहे हैं तब भी प्रेरित धारा उत्पन्न हो रही है। यानी विद्युत वाहक बल जब घटा रहे हैं तो प्रेरित विद्युत वाहक बल इनके सिरों के बीच कुंडली के उत्पन्न हो जाएगा, जिससे प्रेरित धारा बहने लगेगी। तो यहां पर घटने का विरोध कर रही है धारा, और यहां पर बढ़ने का विरोध कर रही है। तो जब किसी कुंडली में प्रवाहित होने वाली धारा के मान को घटाया जाता है, बढ़ाया जाता है अथवा परिवर्तन किया जाता है, तब उस कुंडली के सिरों के बीच एक प्रेरित विद्युत वाहक बल उत्पन्न हो जाता है, जिससे कुंडली में एक प्रेरित विद्युत धारा बहने लगती है। यह घटना स्वप्रेरण कहलाती है। समझ में आज बात आई? तो परिभाषा हो गई, जब किसी कुंडली में प्रवाहित होने वाली विद्युत धारा के मान को बढ़ाया जाता है या घटाया जाता है या परिवर्तन किया जाता है, तब स्वयं उसी कुंडली के सिरों के बीच एक प्रेरित विद्युत वाहक बल उत्पन्न हो जाता है, जिससे कुंडली में एक प्रेरित धारा बहने लगती है। जो किए गए परिवर्तन का विरोध करती है।
परिवर्तन का विरोध करती है। यह घटना स्वप्रेरण कहलाती है। ठीक है, दोनों चित्र बना ले और परिभाषित कर ले।